नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और क्लास लेके इतिहास की। और ये हमारा जैसे कि प्रैक्टिस सेट 20 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट हमारा 21st होगा। एज पर द लास्ट लेक्चर्स हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं कि इतिहास से रिलेटेड ये क्लासेस हैं जो आपकी टीजीटी एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशंस में और पीजीटी में और फिर जीआईसी लेक्चरर में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये आपके लिए काफ़ी कारगर ये लेक्चर्स साबित होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये हमारे जो लेक्चर्स हैं मुख्यतः इतिहास से संबंधित हैं और जो हमारे हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग जैसे मैंने बताया कि इसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन हम लोग इतिहास को जब करते हैं तो एंशियंट से लिख के मिडवल में, और मिडवल के भी 2 पार्ट है, फिर हम लोग मॉडर्न पे आते हैं। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से हम लोग सल्तनत काल के भी 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये 3rd लेक्चर है। इसके अलावा जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 4th लेक्चर होगा, वो भी सल्तनत काल से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, लगभग 4 लेक्चर्स में हम लोग सल्तनत काल को ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो क्षेत्रीय स्तर पर जो राजवंश पनपे थे, जैसे कि अगर बंगाल की बात करें और गुजरात की बात करें और हमारे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, फिर उसके बाद जौनपुर की बात करते हैं और फिर विजयनगर साम्राज्य जो विशाल एक साम्राज्य था, और इसके बाद बहमनी वंश की बात करेंगे। तो मतलब जो क्षेत्रीय स्तर पर जो बहुत से साम्राज्य पनपे थे, जिनमें बहुत कुछ ऐसे साम्राज्य थे जिनका प्रभुत्व बहुत बड़े स्तर पर रहा है, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य की हम लोग चर्चा करेंगे तो उसका जो प्रभुत्व बहुत बड़े क्षेत्र पे तो रहा ही रहा, और बल्कि भारतीय इतिहास पे भी उसकी बहुत गहरी छाप हम लोगों को देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, अगर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और जो क्लासेस चल रही हैं उसके रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन चल रही है, अगर किसी के भी रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके सामने जो स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। किसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा हम लोग टेलीग्राम पे भी हैं और व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी करके आप लोग इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे हैं और यूट्यूब पे भी हैं। तो अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप उनमें पार्ट उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, साथ ही साथ उसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए। तो अभी जो हम लोगों ने हमें तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। समय समय ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद होता है, पता नहीं। देखते हैं जरा अगले
जा रहा है। यार चलो ठीक है, इसको हम लोग इसी तरीके से कैरी करते हैं। मुझे नहीं पता ये नीचे कैसे आएगा, क्योंकि कोशिश करके देख चुका हूँ, समय की बर्बादी हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, इसके अलावा 99 रुपये में आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। खैर 10-5 मिनट वैसे ही बर्बाद हो गए। बार बार हम लोग इसको बार बार प्रमोट करते हैं, आप लोग जान रहे होंगे इसके बारे में। खैर यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे हम लोग हैं, आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज की जो लेक्चर है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि एल्बन क्लासेस से मैं जुड़ा हूँ। और आज का जो लेक्चर है दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ एक और लेक्चर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत आप लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा। कारण क्या है, ये जो रीज़न क्या है, ये जो कुछ क्वेश्चन जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई कई सालों में एक बार या रिपीटेड क्वेश्चन, ये बहुत कम है। ठीक है, 10 साल 15 साल या 20 साल पहले ये क्वेश्चन आया, उसके बाद इन क्वेश्चनों का आना लगभग बंद हो गया, या फिर कह सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही कम संख्या में आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐड किया है, कुछ क्वेश्चन हल्के फुल्के बनाए भी गए हैं जो हेलो। चलिए दोस्तों, पहला हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पता नहीं ये नॉइज़ कैंसिलेशन इसमें है या नहीं, क्योंकि दरअसल एक पीछे पार्टी टाइप की चल रही है, तो थोड़ा बहुत शोर शराबा, साउंड का शोर शराबा हो सकता है, मे भी आ जाए, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो। लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं सुनाई पड़ रहा है। अगर आपको किसी प्रकार के नॉइज़ेस आ रही हैं तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पर आराम शाह अन्य दावेदारों को दबाकर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित करता है। ठीक है, तुर्की व्यवस्था में सत्ता के उत्तराधिकारी को नियंत्रित करने वाला कोई भी प्रॉपर नियम सुनिश्चित नहीं था। सामने आपके सामने क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पर आराम शाह अन्य दावेदारों को दबाकर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित करता है। और सामने क्या है, तुर्की व्यवस्था में सत्ता के उत्तराधिकारी पर नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार का कोई नियम सुनिश्चित नहीं था। बताइए, कारण और कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड क्या है, कथन ए कारण आर दोनों को सही है और इसका स्पष्टीकरण भी नहीं है। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। और डी है, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। बताइए दोस्तों। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कुछ समय तक आराम शाह शासन किया था, लगभग 8 महीने तक। और जो वहाँ के तुर्क थे, जो तुर्क अमीर थे, जिनका स्वभाव ये था कि कमज़ोर शासक होने की उपस्थिति में फटाक से विद्रोह कर दिया करते थे, या फिर ऐसे शासक को चुनते थे जो कमज़ोर होता था, जिसकी वजह से वो सत्ता का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे एक सिंबॉलिक सुल्तान को स्थापित करते थे, जो सिर्फ आदेश जारी करे, बाकी सारी कार यही लोग किया करते। तो पहला तो पहला ये है कि इन्होंने अन्य दावेदारों को नहीं बताया बनाया था, जो तुर्क अमीर थे उन्होंने आराम शाह को सेलेक्ट किया था। ठीक है, और दूसरा को जो है, तुर्क व्यवस्था में सत्ता के अधिकार को नियंत्रित करने वाला कोई कानून निश्चित कानून नहीं था। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि कथन ए बिल्कुल गलत है, और डी और इसका जो कारण है आर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो भी देख रहे हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, अच्छा सेशन होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, और बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत कम रिपीट क्वेश्चन हुए हैं ये, तो इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो कम रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों के दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दी थी? गयासुद्दीन बलबन की बात हो रही है, महमूद तुगलक की बात हो रही है, फिरोज शाह तुगलक है, और अलाउद्दीन खिलजी है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। गयासुद्दीन बलबन है, महमूद तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, और अलाउद्दीन खिलजी है। दोस्तों, यहाँ पे जवाब ये होगा फिरोज शाह तुगलक। क्या? फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम जो स्त्रियां थी, मुस्लिम स्त्रियां थी, उन्होंने मज़ारों पे जाने पे
प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में हम लोग इसी प्रकार के कुछ आदेश जो लोधी वंश के सुल्तान थे निजाम खां, जिन्होंने बाद में सिकंदर लोधी के उपाधि के साथ शासन संभाला था, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके के आदेश पारित किए थे। आ जाते हैं थर्ड पे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के कुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित हैं। निम्नलिखित नामों में से कौन सा नाम उसमें सम्मिलित नहीं है? सामने आपके सामने ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, बलबन हो गया, गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी हो गया, और मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। बताइए दोस्तों। देखिए, जो भी देख रहे हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीक से हटके हैं, बहुत कम आए हुए क्वेश्चन है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने है, मैंने बताया कुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित हैं। दोस्तों, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सम्मिलित नहीं है। आप लोग जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो बगदाद के खलीफा से इनको खिलियत प्राप्त किया था, इन्होंने वहाँ से कह सकते हैं कि अपने शासन की मान्यता प्राप्त की थी। आप लोग जानते होंगे जो खलीफा का पद उस समय बहुत महत्वपूर्ण पद था, जो विभिन्न प्रकार के जो मुस्लिम साम्राज्य थे खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करते थे, ताकि उन्हें उन्हें एक तरीके से जो मुस्लिम जनता है उनका सहयोग इजली प्राप्त हो जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किनकी माताएं हिंदू थी? नीचे नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। नसरुद्दीन खुसरो शाह, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और सिकंदर लोधी। बताइए। जैसे नसरुद्दीन इसमें जो खास तौर से इम्पोर्टेंट है, नसरुद्दीन खुसरो शाह थे, ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बना था, और इसने दिल्ली सल्तनत पर कुछ समय तक, मेरे ख्याल से 4 मंथ तक इसने शासन भी किया था। फिर इसी के खिलाफ जो तुर्क अमीर थे, उन्होंने ये नारा दिया था, इस्लाम का शत्रु कहा, या इस्लाम का शत्रु कहा और इस्लाम खतरे में है, इसी के खिलाफ नारे दिया गया था। हालांकि इसने खुद को प्रूव करने के लिए खुद को पैगंबर का सेनापति भी घोषित किया। तो ये कन्वर्टेड मुस्लिम था, यानी कि पहले हिंदू था, जाहिर सी बात है इसकी माता भी हिंदू रही होगी। फिर इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक भी एक हिंदू माता के संतान थी, शायद इनकी माता जाट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी। फिर सिकंदर लोधी भी हिंदू माता के संतान थे, इनकी माता सुनार जाति से ताल्लुक़ रखती थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, यानी कि चारों, ठीक है, ये चारों यहाँ पे हिंदू माताओं से उत्पन्न पुत्र थे। आगे आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। निम्न नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किन की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफा और रोजगार कार्यालय। ठीक है, इसमें से किस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? जैसे फिरोज शाह तुगलक को कई सारे जो सोशल वेलफेयर के काम के लिए जाना जाता है, हालांकि उसको एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है, उसको अपनी जो धार्मिक कट्टरता के रूप में भी जाना जाता है। कहीं कहीं उसको जो औरंगजेब का पूर्वगामी, या फिर कह सकते हैं दूसरे और कट्टरपंथी, खासतौर से औरंगजेब का पूर्वगामी के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों दीवाने खैरात क्या था? स्थापित किया था। दीवाने बंदगान था, जो दासों से संबंधित, व्यवस्था से संबंधित था। रोजगार दफ्तर की भी इसने स्थापना की थी। दारुल सफ़ा एक आता जहाँ पे फ्री इलाज होता था, यानी कि फ्री फ्री हेल्थ सजेशंस मिलते थे, फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट था गरीब लोगों को, या फिर अन्य जो अपंग लोग थे, महिलाएं थे, बुजुर्ग थे। ठीक, तो इन चारों, कहाँ गया, तो इन चारों चीज़ों की उसने स्थापना की। देखिए, दीवाने बंदगान की स्थापना उसको इसलिए भी करनी पड़ी थी क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है ये दासों का बहुत प्रिय था, यानी कि दासों को रखना ये अपना शौक समझता था। इसके समय जो दासों की संख्या कभी कभी पूछ लेते हैं 1.80 लाख, ठीक है, 1,80,000 के आसपास दासों की संख्या थी, इसलिए उनको मैनेज करने के लिए इसने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। 6 पे आ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन सी उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था? तो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी। कौन थी? देवगिरी के राजा झत्यपाली, ठीक है, रामचंद्र देव की पुत्री थी, उनसे उत्पन्न पुत्र था। एक था सियाबुद्दीन उमर हो गया, खिजर खां हो गया, कुतुबुद्दीन मुबारक हो गया और सादी खां हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक, सादी खां, बताइए दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग, आप पिछले लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में कुछ एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया था कि
डिस्क्राइब किया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने कुछ समय तक शासन किया था। और मलिक कफूर ने क्या किया था, जो मलिक कफूर के ने इसके जो वयस्क बच्चे थे जैसे मुबारक शाह खिलजी, उसको कैद कर लिया था, अपने सैनिकों को भेज के उसको कैद करवा लिया। उसके जो अवयस्क भाई था, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था उसका नाम था सिहाबुद्दीन उमर, जो वो अवयस्क था, उस स्थिति में इसने उसको सिंहासन पे बैठाया और उसका संरक्षक के तौर पे कार्य करने लगा। बाद में इसने सिहाबुद्दीन को सिहाबुद्दीन को अंधा करवा दिया और बाद में उसकी हत्या करवा दी और स्वयं स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। लेकिन उसने फिर मुबारक शाह खिलजी की भी हत्या करने का प्रयास किया। मुबारक शाह खिलजी ने थोड़ी सी बुद्धिमत्ता से काम लिया कि जो सैनिक उसने हत्या करने के लिए भेजे थे मुबारक शाह खिलजी को, मुबारक शाह खिलजी ने उन्हीं को लालच दे दिया, धन का लालच दे के मलिक कफूर की हत्या करवा दी। फिर बाद में मुबारक शाह खिलजी ही शासक बना। आगे आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन पे। किनकी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में, किन के अनुसार, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण देता है। कौन कौन देता है, ठीक है, आमिर खुसरो हो गया, अफीक हो गया, सॉरी इस्लामी हो गया, बर्नी हो गया, यहा बिन सरहिंदी तथा इबन बतूता हो गया। चौथा ऑप्शन है अब्दुल्ला तथा रिजुकुल्ला मुस्ताकी। ठीक है, नवीन मुसलमानों से आप लोग यहाँ पे समझिए, जो नवीन मुसलमान थे 1290 के आसपास जलालुद्दीन खिलजी का शासन था, खिलजी वंश की उन्होंने स्थापना की थी। उसी दौरान या फिर कह सकते हैं उससे पहले जो कुछ मंगोल आके भारत में बस गए, क्या कुछ मंगोल आके भारत में बस गए, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में वो लोग बसे, तो उन्हीं लोगों को नवीन मुसलमान कहा जाने लगा। और इन्होंने उन्होंने मंगोलों ने यहाँ पे इस्लाम को जो समय जो सबसे पॉपुलर धर्म था सल्तनत काल का, और जो शासक हुआ करते थे, जाहिर सी बात है इस्लामिक शासन में ही वो लोग रहते थे और इस्लाम का ही पालन करते थे, तो उन्होंने इस्लाम को अपना लिया, तो उन्हीं को नवीन मुसलमान कहा जाने लगा। अगर संक्षेप में कहें तो मंगोलों ने इस्लाम को अपनाया तो इसी वजह से उनको नवीन मुसलमान कहा जाने लगा। और बाद में शासन में भागीदारी को लेके इनका बाद में जो खिलजी वंश के दूसरे सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष हुआ, यानी कि, ठीक है, और इन्होंने क्या अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष हुआ तो इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करने का प्रयास किया, या फिर कह सकते हैं कि षड्यंत्र रचा। और अलाउद्दीन खिलजी की षड्यंत्र की जानकारी होने पर उन्होंने नवीन मुसलमानों की बड़े पैमाने पे उनको गिरफ्तार किया और उनकी हत्याएं करवा दी। ठीक है, बड़े पैमाने पे, तो इसका जिक्र कौन हमें करता हुआ मिलता है, इसामी। ठीक है, इसामी और जियालुद्दीन बर्नी। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रक आ रहा है अनाज मंडी का नियंत्रक नियुक्त किया गया था? अल्फ खां हो गया, मलिक कबूल हो गया, मलिक छज्जू हो गया, खिज्र खां हो गया। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण लागू किया था, बाजार नियंत्रण से संबंधित जो नियमावली लागू की थी और जो कुछ उससे जुड़े हुए कुछ अधिकारी थे उनके बारे में कुछ 1-2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियंत्रक उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रक कौन नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसमें से हमें मिल जाता है मलिक कबूल। ठीक है, मलिक कबूल को अनाज मंडी का नियंत्रक नियुक्त किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 9th दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित जो संदर्भों में जो निम्नलिखित घटनाक्रम है उस पर हमें विचार करना है। ठीक है, विचार क्या करना है? पहला है जफर खान की गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। ठीक, ये दिया गया तैमूर द्वारा दिल्ली की लूट 1398, हाजी मौला का विद्रोह, ठीक, अहमदाबाद की स्थापना। इनको मैं क्रम के अनुसार लगाना है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे हाजी मौला का जो विद्रोह हुआ, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय कई विद्रोह हुए थे, जैसे हाजी मौला का विद्रोह हुआ था, और अख्त खां का विद्रोह हुआ था, न मुसलमानों का विद्रोह हुआ था। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाजी मौला। हाजी मौला का विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1299 ईस्वी में। ठीक है, फिर उसके बाद जफर खान की गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति की, जो सैयद वंश के जो शासक थे महमूद खिलजी। ठीक है, सैयद एक
मुबारक सा खिलजी ने अपने, सॉरी हाँ, मुबारक सा खिलजी ने, सैयद वंश ध्यान आ गया। मुबारक सा खिलजी ने, देखिए अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट करिए कि आप लोगों को ये एक्स्ट्रा जो नॉइज़ है क्या आप लोगों तक आ रही है क्या? ठीक, क्योंकि मैं इसको सुन नहीं पा रहा हूँ, उसमें नॉइज़ थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक, फिर जफ़र खां जो गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए तो मुबारक शाह खिलजी के ससुर थे। तो उसके बाद इनकी बारी आ जाती है, यानी तीन के बाद एक, तीन के बाद एक। फिर तैमूर का जो आक्रमण हुआ था 1398 में हुआ था, दिया हुआ। फिर अहमदाबाद की स्थापना कब हुई थी? अहमदाबाद की स्थापना हुई थी 1400, जो अहमदाबाद की स्थापना हम लोग देखते हैं 1413 ईस्वी में अहमद शाह द्वारा, 1300 ईस्वी में अहमद शाह। ठीक है, तो क्या बन जाता है? 3-1-2-4। आगे आ जाते हैं 10th पे। निम्न में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्मू जी को भू अनुदान प्रदान किया था? जैन संत जम्मू जी को भू अनुदान प्राप्त किया था। महमूद बिन तुगलक है आपके सामने, फिरोज शाह तुगलक है, सिकंदर लोदी है और इब्राहिम लोदी हैं। जैन संत जम्मू जी, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने जो कई सारे हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए। इसके अलावा इनका जैन संतों के साथ बहुत करीबी संबंध रहा है, जैसे जिन प्रभु सूरी को इन्होंने अपने राज दरबार में संरक्षण भी प्रदान किया था। उनके साथ काफ़ी समय तक गुफ्तगू भी करते रहते थे, यानी कि धार्मिक चर्चा में भी वो लोग उनके साथ भाग लेते थे। तो उसमें निसंदेह रूप से एक ही आंसर होगा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक। आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जो यंत्र दिए हुए हैं, निम्न यंत्रों पद्धति पर विचार कीजिए। बहुतकली चक्र, तोड़दार बंदूकें, पंचचक्की एवं पवन चक्की, कोयले का ईंधन के रूप में प्रयोग। इनमें से कौन से मुगलों को मालूम नहीं था? देखिए तोड़दार बंदूकों के बारे में उनको पास जानकारी थी, और पवन चक्की के बारे में पहला और चौथा होगा। ठीक है, इसका पहला और चौथा होगा। तोड़दार बंदूकें मुगलों के पास दोस्तों थी, तोड़दार बंदूकें मुगलों के पास उपलब्ध थी। आगे आ जाते हैं 12वां, निम्नलिखित में से कौन हजार मरदाहा कहलाता था? हजार मरदाहा कहलाता था। कबीर खां, मलिक जमालुद्दीन याकूत और एतकीन और निजामुल मुल्क। ठीक है, कौन कहलाता था? हजार मरदाहा जो कहलाता था, कबीर खां हो गया, मलिक जमालुद्दीन याकूत हो गया, एतकीन हो गया, निजामुल मुल्क हो गया। बताइए। तो दोस्तों इसको जवाब होगा एक, कबीर खां। कबीर खां को हजार मरदाहा कहा गया है। यार 13 क्वेश्चन है। उत्तरी भारत में चौधरी नामक जाति की रचना 14वीं शताब्दी ईस्वी में होने वाले सामाजिक परिवर्तन का एक रोचक पहलू था। निम्न में से कौन सा एक विकल्प इस परिवर्तन की व्याख्या करता है? अधनिष्ठ शासकीय अपजातीय वर्ग का ग्रामीण भू आधारित भद्रजन के साथ विलय हो गया। ठीक। सेकंड क्या? खोतों एवं मुकदमों की राज्य के साथ संबंध होने के कारण पदोन्नति हुई। संस्कृतिकरण नामक प्रक्रिया के कारण, नगरीय अर्थव्यवस्था में विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले हस्तकौशल विशिष्टीकरण के कारण। ये जैसे क्या ना, जैसे खत मुकदम, चौधरी खत हो गया, मुकदम हो गया, या कहीं कहीं खुद भी दिख जाता है, और चौधरी हो गया। इस तरीके के ये एक तरीके के जो राजस्व इकट्ठा करने वाले कर्मचारी हुआ करते थे ग्रामीण स्तर पर, या फिर कह सकते हैं जिले स्तर पर। खासतौर से ग्रामीण स्तर पर ही हुआ करते थे ये लोग। और ये ज़्यादातर इनकी संख्या, ज़्यादातर ये मतलब हिंदू कम्युनिटी से ज़्यादा आते थे। और चूंकि उस समय सल्तनत काल था, सल्तनत काल के समय में इनके जो राइट्स थे वो काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो उसने क्या किया था, इनसे जितने राइट्स थे, यानी कि राजस्व वसूल करने के जितने अधिकार थे, वो वापस ले लिए। ठीक। उसके बाद जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बन के आते हैं तो उन्होंने इनके राइट्स इनको वापस कर दिया। यानी
ये लोग क्या करते थे, एक तरीके से राजस्व एकत्रित करते थे। तो इनका क्या हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति, ठीक है, हिंदुओं के अन्य समुदाय के मुताबिक जो शिल्पी वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे उनके मुताबिक इनकी बहुत अच्छी थी। एक तरीके से ये लोग जागीरदार वर्ग में आ गए थे, ठीक है, कह सकते हैं, या फिर जमींदार वर्ग में आ गए थे, ठीक है। तो इसका पहला जवाब बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, जैसे खत मुकदम चौधरी होते थे, इनको जब ये राजस्व वसूलते थे तो राजस्व वसूलने के दौरान इनको राजस्व वसूली का कुछ हिस्सा इनके कार्य के बदले मिलता था। और कार्य के बदले जो हिस्सा मिलता था, और वो या फिर उनको भूमि प्रदान कर दी जाती थी हिस्से के रूप में, तो उसको हक के खोती बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों? हक ए खोती, ठीक है। इसके अलावा ये जब राजस्व जिन किसानों से वसूल करते थे शासन के लिए या फिर सुल्तानों के लिए, तो उन किसानों से भी ये अपने काम का कुछ हिस्सा वसूल करते थे, ठीक है। उन किसानों से भी उनको कुछ हिस्सा मिलता था, तो उसको क्या बोलते थे? किस्मत खोती। क्या बोलते थे दोस्तों? किस्मत खोती। दोनों चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप लोगों को दोनों चीज़ें बता दी हैं। आमिर खुसरो की दूसरी मसनवी मिफ्ताह उल फुतूह में किसकी विजयों का उल्लेख है? और यहाँ बता दूं, आमिर खुसरो की जो पहली मसनवी थी उसको हम लोग किरान सादान के नाम से जानते हैं। किरान सादान या किरान सादात के नाम से जानते हैं। ये उनकी पहली मसनवी थी, ठीक है। तो आमिर खुसरो की दूसरी मसनवी मिफ्ताह उल फुतूह में किसकी विजयों का उल्लेख मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी, बुगरा खां, जलालुद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन बलबन। किसकी जो किसकी कह सकते हैं किसकी विजयों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों उसका जवाब होगा जी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी की विजयों को इसमें चर्चा करता है, इसमें मसनवियत मिफ्ताह उल फुतूह में। इसके अलावा इसके अलावा खजाइन उल फितूह, उनके उनकी एक और मसनवी है, खजाइन उल फितूह, जो जो कह सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय थी। अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण विजय थी, जिसमें अमीर खुसरो, जिसमें मलिक कफूर के साथ अमीर खुसरो भी गए थे, तो उसका सजीव वर्णन वो करते हैं किसमें? खजाइन उल फुतूह में। इसके अलावा उनकी एक और मसनवी हमें देखने को मिलती है, आशिका, जिसमें वो देवर रानी और खिजर खां के प्रेम की चर्चा करते हैं। उनके अलावा एक और लैला मजनू भी उन्होंने लिखी है। इसके अलावा उनकी नूह सिपहर भी एक है, जो जिसमें वो भारत की प्रशंसा करते हैं, और उसी में वो कश्मीर क्षेत्र की भी प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं। आमिर खुसरो को प्रारंभ में किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आमिर खुसरो को प्रारंभ में किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? बुगरा खां, खान मोहम्मद बलवन, और बुगरा खां और खान मोहम्मद। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे आमिर खुसरो ने कई सारे शासकों का, लगभग 6 शासकों का शासनकाल देखा था, और काफ़ी लंबे समय का शासनकाल इन्होंने देखा, काफ़ी शासकों को इन्होंने देखा। उन्हीं में से इन्होंने जो, लेकिन अपना जो जीवन प्रारंभ किया था, किस शासक के आरंभ में किया था? जैसे उस समय जो शासक थे गयासुद्दीन बलबन थे, लेकिन किसके संरक्षण में स्टार्ट किया था, ये आपको याद रखना चाहिए था। सबसे पहले ये इनको संरक्षण मिला था जो बंगाल, मतलब दिल्ली सल्तनत के कुछ जो शासकों की बात हो रही है या फिर उनके सूबेदारों की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो गयासुद्दीन बलबन के पुत्र थे बुगरा खां, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के पुत्र थे बुगरा खां, जो बंगाल पे शासन करते थे, उनका इनको संरक्षण प्राप्त हुआ। फिर वहाँ से बुगरा खां के संरक्षण से हट के ये खान मोहम्मद, जो बलबन के एक और पुत्र थे, उनके संरक्षण में गए, ठीक है, उनके संरक्षण में गए। लेकिन मंगोल आक्रमण के दौरान खान मोहम्मद मारे गए और मंगोलों ने इनको भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये चतुराई से वहाँ से भाग निकले उनके कैद से। उसके बाद ये बलबन के संरक्षण में गए, फिर उसके बाद कैकुवाद वगैरह, मतलब इस तरीके से उनका क्रम चलता रहा। तो कहाँ है? ये दोनों ही कहे जाएंगे। अगर देखा जाए किसका संरक्षण प्राप्त हुआ प्रारंभ में, तो सब इसका आंसर यही होना चाहिए, बुगरा खां, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अगर बुगरा खां और खान मोहम्मद दोनों दिया हो, अगर सबसे पहले प्रारंभ की बात करेंगे तो दोस्तों बुगरा खां ही होगा, ठीक है। और कहीं कहीं अगर बुगरा खां ना हो, खान मोहम्मद दिया हो, तो खान मोहम्मद लगाइएगा, ठीक। अगर ये दोनों भी ना दिए हों तो बुगरा खां और खान मोहम्मद, ये आंसर होगा। ये दरअसल मैंने खुद थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत हो गया है। मैं बता रहा हूँ, उसी क्रम के अनुसार ही इसको डिसाइड कीजिएगा। 16 मुइजुद्दीन बहरम शाह के समय में नायब मुमलिकात का पद सृजित हुआ था। इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है?
मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में नायक मुमलिकात का पद सृजित हुआ था। इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति कौन सा? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रजिया सुल्तान के पतन के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह को शासन में बैठाया गया था, जो अमीरों ने। और चूंकि मुइजुद्दीन बहराम शाह एक तरीके से कह सकते हैं कठपुतली शासक था, जो अमीरों का कठपुतली शासक बना रहा था। तो उसी के समय में एक ऐसा पद से नायक मुमालिकत का पद सृजित किया गया, तो जो बहुत स्ट्रांग रहा था, ठीक है, जो आगे के कुछ सल्तनतों काल तक बहुत स्ट्रांग रहा। और उसको जो प्राप्त करने वाला जो अधिकारी हुआ करता था, जो व्यक्ति हुआ करता था, वो बहुत सुल्तान के बाद सबसे अधिक पावर उसी के पास होती थी। तो फलक बकबक, कबीर खां, आमिर अली इस्माइल, और ये कौन थे दोस्तों? इख्तियारुद्दीन एतगीन। अगर इसकी जगह एतगीन भी आ जाए, एतगीन, इख्तियारुद्दीन एतगीन, 16 का आंसर है। 17 है, इल्तुतमिश ने ग्वालियर का काजी, ग्वालियर का काजी, ठीक है, ग्वालियर का काजी या इमाम नियुक्त किया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने ग्वालियर का काजी या इमाम नियुक्त किया था। इनमें से किसको नियुक्त किया? आमिर खुसरो को, मिन्हाजुद्दीन सिराज को, और ये सिराज है, ठीक है, और मलिक ताजुद्दीन और मलिक बकबक, मलिक बकबक। 16 पे आ जाइए। आमिर खुसरो हो गया, मिन्हाजुद्दीन सिराज हो गया, मलिक ताजुद्दीन हो गया, मलिक बकबक हो गया। पहला व्यक्ति, ठीक है। तो सॉरी, इल्तुतमिश से काजी पे नियुक्त किसको किया था? तो दोस्तों ये कौन होगा? मिन्हाजुद्दीन सिराज। मिन्हाजुद्दीन सिराज एक लेखक थे, आप लोग जानते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी तबकात नासरी, उसके राइटर है मिन्हाजुद्दीन सिराज। और उसी में इन्होंने जो नसरुद्दीन महमूद थे, इन्होंने नसरुद्दीन महमूद को ही सबसे सर्वोत्तम, मतलब एक आदर्श सुल्तान के रूप में उन्हें घोषित किया। नसरुद्दीन महमूद को अपनी बुक में तबकात नासरी उन्हीं पे आधारित है। रजिया सुल्तान ने नासिरिया मदरसा, नासिरिया मदरसा का प्रधानाचार्य किसे नियुक्त किया था? जिले की जगह किसे होना चाहिए, ठीक है। रजिया सुल्तान ने किसे नासरिया मदरसा का प्रधानाचार्य नियुक्त किया? तो दोस्तों जो नासरिया मदरसा या फिर मदरसा ए नासरिया था, इसकी जो स्थापना किसने की थी दोस्तों, बता सकता है कोई? स्थापना करने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। तो रजिया सुल्तान ने किसकी नियुक्ति थी दोस्तों? सिराज, ठीक है, मुइजुद्दीन सिराज की नियुक्ति रजिया सुल्तान ने की थी। 19 पे आ जाते हैं। किसके समय में अवध में पिर्थु विद्रोह हुआ था? पिर्थु विद्रोह हुआ था। पिर्थु एक तरीके का किसान विद्रोह था, ठीक है। कहाँ हुआ था? अवध में। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, रजिया सुल्तान हो गया, मुइजुद्दीन बहरम शाह हो गया, मुइजुद्दीन बहरम शाह हो गया। किसके समय में अवध में पिर्थु विद्रोह हुआ था दोस्तों? ये हम देखने को मिलता है इल्तुतमिश के समय में पिर्थु विद्रोह। हालांकि बहुत जल्दी इसको दबा दिया गया था। 20 पे आते हैं। कथन आपके सामने मौजूद है। निम्न में से सुल्तान अलाउद्दीन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, हमें कौन सा कथन सही नहीं है ये ढूंढना है, ठीक है। अलाउद्दीन ने प्रभु सत्ता के लिए अपने दावे सशक्त करने के लिए खलीफा नाम की स्वीकृति को अपने आवश्यक नहीं समझा। बिल्कुल ठीक है। अलाउद्दीन द्वारा स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधित्व घोषित करने के पीछे का उद्देश्य वस्तुतः खलीफा को सम्मान देना नहीं था, अब तो सैद्धांतिक रूप से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना था। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, चलो ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने यामिन उल खलीफा नासिर आमिल उल मोमलिन की पदवी ग्रहण की, इसलिए कि स्वयं को खलीफा से श्रेष्ठ दर्शाने हेतु। तो दोस्तों उसका मकसद स्वयं को खलीफा से श्रेष्ठ दर्शाना नहीं था, ठीक है, स्वयं को खलीफा से श्रेष्ठ दर्शाना नहीं था, दर्शाना नहीं था। तो दोस्तों इसका जवाब होगा 21 पे आ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की जो मांग को उसको कुल उत्पाद के आधे तक बढ़ा दिया था। यह आप लोग सभी लोग जानते होंगे। जो भू राजस्व उसने 50% कर दिया था। कितना दोस्तों? 50%। और बाजार मूल्यों को एक नीचे के स्तर तक सीमित रखने के लिए अनाज की बड़ी मात्रा में अवाक आवश्यकता थी। तो कथन ए तथा कारणार्थ दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक।
कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। बताइए दोस्तों। वैसे इसका जो जहाँ तक उचित आंसर लग रहा है वो यही है कि दोनों आंसर दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या करते हुए ये नजर नहीं आते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका ए आर आर कथन ए तथा कारण दोनों सही, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22 पे। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने सस्य वर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया? बलबन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया। सस्य वर्तन, ठीक है। सस्य वर्तन कृषि का, एग्रीकल्चर का, जिसको एक तरीके से एक विधि होती है, ठीक है, उसका जो उस पद्धति का अनुमोदन किसने किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में जैसे हम लोग सब जानते हैं कि महमूद तुगलक ने कृषि क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए थे, और कृषि क्षेत्र में जो सुधार करने के लिए उसने एक अलग विभाग ही बना दिया था, जिसको दीवाने अमीर को ही बोलते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? कि मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं। 23, ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पतन का कारण बना, क्योंकि उसने क्या किया था? बहुत बड़ी संख्या में सैन्य अभियान किए थे। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उसने सैन्य अभियान तो किए थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक को एक महान विजेता के रूप में नहीं जाना जाता है। सर 20 के भी देखे, 20 का डी। तब 20 का डी में क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? चर्च की होने की वजह से? क्योंकि उसमें चर्च की चर्चा हुई है इसलिए। चलिए 23 पे बताया फिरोज, चलिए उस पर चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, उसने चर्च, जैसे इसमें आप चर्च को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा जो ईसाई ईसाई जो धर्म था, वो सबसे पहले ईसाई जो धर्म था, ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेजों के समय में भारत में आया था। आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले जो ईसाई धर्म जो भारत में जब एंट्री किया था, जो पहलवों ने जब शासन किया था यहाँ पे, जिनमें गोंद फर्निस बहुत महत्वपूर्ण शासक था, उन्हीं के समय में एक सेंट आए थे यहाँ पे, थॉमस नाम के। ठीक है, एक सेंट आए थे थॉमस नाम के। उन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया, और प्रचार के दौरान ही उन्हें उनकी मद्रास में हत्या कर दी थी। यानी कि ईसाइयत का प्रचार उसी समय से शुरू हो गया था। तो धीरे धीरे जब 14वीं शताब्दी तक आया था, तो कहीं कहीं कुछ स्थानों पर छोटे मोटे, ठीक है, 20 वाले का सी इसलिए, 20 वाले क्वेश्चन में गलती है। 20 वाले क्वेश्चन में मैंने बताया ना, उसने चर्च को भी, हालांकि बहुत अधिक उसने इस पर कार्य नहीं किया, उसने यहाँ लिखा है कि प्रथम सुल्तान था जिसने चर्च को राज्य के अंतर लाने का साहस किया। ठीक है, राज्य के अंतर्गत लाने का साहस किया, कितना सफल हुआ कितना सफल नहीं हुआ, इसकी चर्चा इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि ईसाइयत का प्रचार बहुत अधिक नहीं हुआ था। मैं बताऊं, ईसाइयत बहुत समय पहले ही भारत में आ गए थे, ईसाई धर्म प्रचार। और मैंने बताया जो सेंट थॉमस की जो हत्या मद्रास में कर दी गई थी, लगभग जब पहलप्स यहाँ पे शासन करते थे, और गोंड फर्निस के शासन काल में सेंट थॉमस भारत में आए थे, उन्होंने ईसाइयत का प्रचार किया, और इसी की वजह से उनकी मद्रास में हत्या कर दी गई थी। तो कुछ चर्चों का भी निर्माण हुआ था आगे चल के धीरे धीरे करके, लेकिन बहुत अधिक उसका विस्तार नहीं था, मतलब कह सकते हैं नाम मात्र था। लेकिन जब ये सुल्तान बने थे, तो कहीं ना कहीं चर्चा जब इनके पूरे भारत में, और भारत के बहुत बड़े हिस्से पे इन्होंने शासन किया, साउथ में गए, दक्षिण भारत के कुछ शासनों पर अधिकार किया, गुजरात गए और इधर गए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ देखा होगा, तो उन्होंने चर्च को अपने अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत लाने का प्रयास जरूर ही किया था। कि इसलिए सही है क्योंकि इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, ये ग्रहण स्वयं को खलीफा से श्रेष्ठ दर्शाने हेतु नहीं की थी। ठीक है, ये खलीफा की मान्यता को नाम मात्र ही समझते थे, इनको खलीफा को मान्यता को लेना जरूरी नहीं समझा।
कि ऐसे सुल्तान ने खलीफा से मान्यता नहीं ली, लेकिन एक तरीके से ये नाम मात्र उनको संबोधित करने के लिए कि इस तरीके से उन्होंने किया था। ठीक, चलिए 23 पे आ जाते हैं। तो इसलिए चर्च होने की वजह से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब मैंने देखा था मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुआ था, लेकिन उसको थोड़ा सा इधर उधर सर्च वर्च किया तो पता चला कि हाँ, ये तो पता था कि ईसाइयत बहुत पहले ही भारत में मौजूद थी, यानी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो इसको भारत में बहुत अधिक बहुत तेजी से विस्तार हुआ था। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि 1813 के भारत 1813 के चार्टर अधिनियम में ये व्यवस्था कर दी गई थी कि ईसाइयों को भारत में प्रचार करने की आज़ादी मिल गई थी। उसकी वजह से ईसाई धर्म भारत में बहुत तेजी से फैला। दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना, बताइए इसका। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में सैन्य अभियान किए गए, नहरों के ऊपर अत्यधिक धन खर्च किया गया, सामंतों को आनुवंशिक बना दिया गया, अपने दमन के द्वारा किसान विद्रोह को भड़काया गया। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं जो सैनिकों का आनुवंशीकरण या फिर जिसे कहते हैं विरासत का सिद्धांत, क्या कहते हैं? विरासत का सिद्धांत। विरासत का सिद्धांत, विरासत का सिद्धांत किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। उसने क्या किया था, जो सैनिकों को रिटायर करके उनके बच्चों को भर्ती कर लिया उनकी जगह पे, और सामंतों को रिटायर करता था तो सामंतों की जगह उनके बेटे पुत्रों या फिर रिश्तेदारों को भर्ती कर लेता था। एक तरीके से विरासत का उसने नियम लागू कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि कह सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है आप अच्छे हो तो आपके पुत्र भी उतने ही अच्छे हों। ठीक है, जो एक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट थी या फिर जो प्रशासनिक क्षमता थी, कोई ज़रूरी नहीं है आपके बच्चों में उतनी प्रशासनिक क्षमता हो, तो इसकी वजह से प्रशासनिक क्षमताओं का हानि हुई और सामंतवाद में एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत अधिक ऐसे लोग शामिल होने लगे जो उसके योग्यता नहीं रखते थे। और इसका वर्णन भी हम लोग देखने को मिलते हैं, आगे एक क्वेश्चन है उसमें इसका वर्णन भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। 24वां है, नगर इतना बुरी तरह से उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महलों और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं था। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी के स्थानांतरण के बारे में उपरोक्त वक्तव्य कहा गया आमिर खुसरो द्वारा, इसामी द्वारा, इब्न बतूता द्वारा और जियालुद्दीन बर्नी द्वारा, बताइए। जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, कुछ जियालुद्दीन बर्नी ने जो महमूद तुगलक ने जो कह सकते हैं कि जो राजधानी परिवर्तन किया था, उसकी राजधानी परिवर्तन की जो संपूर्ण व्याख्या अपनी जो रचनाओं में की है। इसके अलावा आमिर खुसरो ने भी रचनाओं की चर्चा, आमिर खुसरो भी चर्चा करते हुए देखते हैं, इसामी भी चर्चा करते हैं, ठीक है, इब्न बतूता भी चर्चा करते हैं। लेकिन इस तरीके का वक्तव्य किसने दिया था दोस्तों? जियालुद्दीन बर्नी ने। ये वक्तव्य किसने दिया था? जियालुद्दीन बर्नी ने। इसके अलावा जैसे कि इसके अलावा कह सकते हैं कि इसके समय में एक और बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं, बहुत विख्यात एक वक्तव्य जो अब्दुल कादिर बदायूं ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जनता को उससे और उसको जनता से मुक्ति मिल गई। कहीं कहीं अच्छा इनको रक्त पिपासु भी बोला गया। ये भी इनकी जो नीतियां थी, हालांकि इनकी नीतियां उनके समकालीन समय में की बहुत आगे की नीतियां थी, बहुत अच्छी नीतियां थी, ये दुर्भाग्य मारे थे, तो इसकी वजह से इनकी सारी योजनाएं विफल हो गई और जनता के बीच इनकी जो इमेज थी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई, यानी कि एक रक्त पिपासु की तरह इनकी इमेज बन गई। बलबन द्वारा शासक पद की शक्ति और प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए थे? ठीक है, उसने अपने पौराणिक नायाब अफसरसियाब वंशज होने का दावा किया, यह बिल्कुल ठीक है। उसने ईरानी दरबार के शिष्टाचार के तरीकों का अनुसरण अपने दरबार में किया था। शिष्टाचार के जो देते सिजदा और पैबोस जैसी जो शिष्टाचार की विधियां थी वो उसने अपने दरबार में लागू की। इसके अलावा उसने हरम में अत्यधिक कठोर औपचारिकताएं लागू की। ठीक, उसने अपने साम्राज्य के प्रांतों की सीमा निर्धारित की। दोस्तों इसका जवाब पहला और दूसरा ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए बता देना चाहता हूँ, जो गयासुद्दीन बलबन तो क्या हुआ, गयासुद्दीन बलबन की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है कि जब उस समय मंगोल आक्रमण से इसने अपने सीमावर्ती राज्यों को सीमाओं को सुदृढ़ करने में थोड़ी सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि ये बहुत अधिक विजेता के रूप में इनकी भी पहचान नहीं होती है कि उन्होंने बहुत अधिक राज्यों को विजित किया हो या उनको अपने राज्य में शामिल कर लिया हो, लेकिन इनका जो मुख्य है
रक्त और लौ की जो राजनीति जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, इसके अलावा जो राजत्व का सिद्धांत इनका था, उसके लिए ये ज़्यादा फेमस हैं। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया था, कौन था? आमिर याकूत, इमामुद्दीन रेहान, तुगरिल बेग और जफर खां। इमामुद्दीन रेहान, तुगरिल बेग, जफर खां, आमिर याकूत। बताइए, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला आमिर। अच्छा, ये जो व्यक्ति आमिर था, ये पहले हिंदू था। ठीक है, पहले हिंदू था, बाद में कन्वर्ट होके तुर्कों ने जिस प्रकार से इसका विरोध किया, फिर बाद में कन्वर्ट होके ये मुस्लिम बन गया था। तो उसकी किसकी बात हो रही है? इमामुद्दीन रेहान की। इसकी बात हो रही इमामुद्दीन रेहान की। और नसरुद महमूद के समय में ये एक तरीके से इसको बहुत कह सकते हैं कि ये बहुत नसरुद्दीन महमूद का बहुत करीबी बन गया था। लेकिन उस समय गयासुद्दीन बलबन ने इसके खिलाफ बहुत सारी साजिशें रची। चूंकि ये हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिम था, तुर्क लोग इसको पसंद नहीं करते थे, और चूंकि बलबन प्योर ब्लड में बिलीव करता था, उसने इसके खिलाफ बहुत सारी साजिशें रची और इसकी बाद में वहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और भेज दिया गया और बाद में इसकी हत्या भी कर दी गई। आगे आ जाते हैं। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान के आंसू पूरी आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर टिप्पणी किसने की थी? बर्नी, इब्न बतूता, मिन्हाजुद्दीन सिराज और आमिर खुसरो। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान के अश्रु रूपी आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। प्रत्येक जो सल्तनत काल में भारतीय गरीबों क्या है यार, भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? बर्नी ने की थी, इब्न बतूता ने की थी, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने की थी और आमिर खुसरो द्वारा की गई थी। बताइए। दोस्तों, ये प्रसिद्ध वक्तव्य किसका दिया हुआ है? आमिर खुसरो का। दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टका कितने के बराबर था? जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो चांदी का टका था और तांबे का जो जीतल सिक्का था, उसका जो प्रचलन किया था, किसने किया था? इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। जैसे जिसमें जो तांबे का जो सॉरी जो चांदी का जो टका था, उसकी जो कीमत कितनी थी? 175 ग्रेन। उसका वजन कितना था? 175 ग्रेन। और कितने जीतल के बराबर था दोस्तों? वो 48 जीतल के इक्वल था। कितना? 48। 29 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी बांटी, जिसे सोंधर कहते हैं? ठीक है, यानी एक तरीके से जैसे आजकल के लोन प्रणाली हम लोग देखते हैं, किसानों को उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, ज़रूरतें पूरी करने मतलब एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ी ज़रूरतें पूरी करना, बीज खरीदना और बैल खरीदना और सिंचाई की व्यवस्था, मतलब बहुत सारी जो एग्रीकल्चर में चीज़ें यूज होती हैं खेती बाड़ी के लिए, उसके लिए उन्होंने एक प्रकार के ऋण प्रदान किए थे, जिसको तकावी, जिसे सोंधर भी बोला जाता है। तकावी बांटी गई, जिसे सोंधर ऋण भी कहा जाता था। बलबंदारा, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। का दोस्तों आंसर होगा सी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर से जितना इन्होंने काम किया था उतना किसी भी सुल्तान ने नहीं किया। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पे बहुत अच्छा काम किया था, उससे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, लेकिन एग्रीकल्चर से ओवरऑल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। यहाँ तक कि इसके लिए एग्रीकल्चर लैंड के डेवलपमेंट के लिए ऋण भी प्रदान किए थे, जिसको आपके सामने जो क्वेश्चन आपके सामने कह ही रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो किसानों की जो आय बढ़ाने के लिए भी काफ़ी कुछ कार्य किए थे। और इसके अलावा उन्होंने जो एक अन्य विभाग की स्थापना की थी, जो मुख्य रूप से जो एग्रीकल्चर ही विभाग कहलाता था, जिसको अमीरे को ही कहा जाता था, दीवाने अमीरे को ही। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए वस्त्र, आभूषण तथा उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया। यह कथन किसके बारे में है? किसके बारे में यह कथन कह रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, महमूद तुगलक के बारे में और इल्तुतमिश के बारे में? चारों ऑप्शन आपके सामने किसके बारे में जिक्र कर रहा है? और यहाँ ये भी बता दूं, जो इस्लाम की राजधानी है, मिन्हाजुद्दीन सिराज की जो किताब है तबकात नासरी में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है।
और ये दोस्तों बात किसके बारे में कर रहा है? इल्तुतमिश के बारे में। और ये कब किया गया था? ये कब जैसे खिलत प्राप्त की गई थी 1229 में, जब इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को 1229 में खिलत प्राप्त हुआ था। खिलत प्राप्त हुआ। ठीक है। किससे प्राप्त हुआ था? बगदाद के खलीफा अल मुंतसर मुंतसिर अल मुंतसिर बिल्लाह। क्या नाम था इनका? अल मुंतसिर बिल्लाह द्वारा। ठीक है, अल मुंतसिर बिल्लाह के द्वारा ये प्राप्त हुआ था। और इसमें किसकी चर्चा की गई है? तबकात नासरी में मिनाजुद्दीन सिराज द्वारा चर्चा की गई है। ठीक। पॉइंट और याद आ रहा था। हाँ, एक चीज और, अब जो बगदाद को क्या बोला जाता है? इस्लाम की राजधानी भी बोला गया है। इस्लाम की राजधानी इसे बोला गया है बगदाद को। कहीं क्वेश्चन आ जाए, अगर गाय बगाए आ जाए, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था? इस्लाम की राजधानी। 31। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता है, तो खुदा का बंदा होने के नाते में अपने वृद्ध अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया विरासत का सिद्धांत। विरासत का सिद्धांत दोस्तों इसी वक्तव्य से आपको प्रकट हो जाता है। ये जो आपके सामने वक्तव्य दिया हुआ है, इसी वक्तव्य से ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। दरअसल ये फिरोज शाह तुगलक, महमूद बिन तुगलक और मोहम्मद शाह तुगलक और इब्राहिम खां लोदी में से फिरोज शाह तुगलक ने ये वक्तव्य दिया था कि अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका नहीं बंद कर सकता वृद्धावस्था के कारण, तो मैं कैसे बंद कर सकता हूँ? तो इस वजह से इन्होंने जो वृद्ध थे, वृद्धों को पेंशन देना प्रारंभ कर दी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक पेंशन विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे दीवान इस्तेहाक भी बोला जाता है। और फिर जो वृद्ध सैनिक थे, इनके बच्चों को नौकरी दे दी गई वृद्ध सैनिकों के स्थान पर वंशानुगत, यानी कि सैन्य विभाग में, यानी कि सैनिक सेवाएं इन्होंने वंशानुगत कर दी। और सामंत में भी इन्हें अमीरों को भी सेवाएं वंशानुगत कर दी। ठीक। इससे जुड़ा हुआ पिछला क्वेश्चन भी हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो इसका जवाब होगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। किस में चर्चा करता है? ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ये जो वक्तव्य किस में चर्चा करता है फिरोज शाह तुगलक? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जीवनी लिखी थी फुतुहात फिरोज शाही। फुतुहात फिरोज शाही। ठीक है। कौन लेखक था इसका? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। कौन लेखक था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। और ये एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। एकमात्र सुल्तान जिसकी आत्मकथा है। दिल्ली की बात हो रही, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान जिसने आत्मकथा लिखी, क्या कह सकते हैं? आपने आत्मकथा, अपनी जीवनी लिखी है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 32। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि के नाप की व्यवस्था वापस ले ली और गल्ला बटाई या गल्ला बक्सी जिसको भी बोलते हैं व्यवस्था अपनाई? गल्ला बक्सी या गल्ला बटाई की व्यवस्था अपनाई। अच्छा, इसे व्यवस्था वापस लेने की जरूरत इसलिए पड़ी, जब अलाउद्दीन खलजी का जब शासन आया था, तो उसने भूमि की जो राजस्व निर्धारित किया था, वो भूमि की नाप तौल के आधार पे किया था। यानी कि पहले उसने भूमि की नाप तौल की, नाप तौल के आधार पर उसने उसका राजस्व निर्धारित किया था। और राजस्व उसने एक मुफ्त राजस्व निर्धारित कर दिया था। मतलब कितना कर दिया था दोस्तों? 50%। सबसे अधिक राजस्व की दर किसके समय में थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो राजवंश उभर के आता है, वो कौन था? तुगलक वंश था। और तुगलक वंश में कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ने गल्ला, ये जो माप तौल की जो विधि थी, इसको वापस ले लिया और उसकी उसकी जगह कौन सी विधि स्टार्ट की थी? गल्ला बक्सी। गल्ला बक्सी किस पे डिपेंड होती थी? गल्ला बक्सी व्यवस्था जो प्रोडक्शन होता था, ठीक है, जितना मतलब गल्ला में प्रोडक्शन, जितना अनाज होता था, उसी उसी आधार पे उसका जो भाग है वो तय कर दिया जाता था। वह कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सोने का सिक्का दिया था?
अच्छा, ये पहला सुल्तान भी था जिसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, बताइए। वाया हिंदी। ठीक है, देखिए, जो लोग अगर सुन रहे हैं, अगर देख पा रहे हैं तो प्लीज़ अगर आंसर करिए। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए, जितना पार्टिसिपेटर्स जितने अच्छे होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, उतना कंपटीशन क्रिएट होगा, उतने लोग अच्छी compete कर पाएंगे, नॉलेज बढ़ेगा। और और ना केवल आपका बढ़ेगा, मैं भी कोशिश करूंगा और बेहतर क्वेश्चन लेके आ पाऊँ। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, अपने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि किसी प्रकार की जो आने वाले जो क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाए। हालांकि इतिहास जैसा सब्जेक्ट एक विशाल सब्जेक्ट है, जिसमें सब कुछ जानकारी होना आपके पास अनिवार्य नहीं है और ना ही हो सकती है। ठीक है, ना ही हो सकती है। मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ। अगर कोई ये कहता है कि उसे इतिहास का संपूर्ण नॉलेज है, तो मैं बिल्कुल उसको डिनाई करूंगा कि बिल्कुल नहीं भाई साहब, मुझे खुद नहीं है। और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स को नहीं होती, कई साल से जो स्टडी कर रहे होते हैं उनको नहीं होती। इतिहास का मतलब ये, हाँ, इतिहास में हो सकता है किसी एक टॉपिक पे आपका नॉलेज बहुत शानदार हो, किसी एक टॉपिक पे जिस पे आपने रिसर्च की हो, पे आपने बहुत अधिक पढ़ा हो, बहुत सारी किताबों का अध्ययन हो। लेकिन आप कहें संपूर्ण इतिहास के बारे में आपको सबसे सुप्रीम नॉलेज है, तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा किसी का भी। कोई कोई प्राप्ति नहीं कर सकता उसको, इतना विशाल है भाई। कैसे हो सकता है? संभव नहीं है ना। वह कौन सा आ सकता है जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया? कोई भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के अगर आप मुझसे पूछ लेंगे, आप सोचे कि मैं रेंडमली उसका आंसर कर दूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल। मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूं, क्योंकि ये एक मूर्खता टाइप की होगी अगर मैं कहूँ अरे कहीं से भी उठा के दे दो, मैं बता दूंगा, नहीं। कि मैं क्योंकि कारण क्या है ना, कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा हो सकता है कोई टॉपिक बहुत अच्छा हो, वहाँ से आप अगर कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है मैं उसका 100% कर दूँ या 95% अब बेहतर कर दूँ। ठीक। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आप कहीं से भी कुछ भी उठा के दे पूछ लेंगे तो मैं उसको एकदम क्लेरिफाई कर दूंगा। तो हो सकता है मुझे भी कई सारी किताबों का सहयोग लेना पड़े उस दौरान, जो आप क्वेश्चन मुझसे ऐसा पुटअप कर लें कि अननोन सा क्वेश्चन हो या फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो। क्योंकि यार, क्योंकि दोस्तों, कारण क्या है ना, हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जितने सब्जेक्ट हैं, साइंस हमेशा कम, देखिए, जिन चीज़ों में कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज होती हैं, एजम्पशंस होते हैं, वहाँ पे आपकी पकड़ होती है। आपको पता है कि मैथ का ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे बेस पे इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वहीं कहीं से कोई क्वेश्चन उठा के दे दो उस टॉपिक से, तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर आपका बेहतर है, प्रैक्टिस अच्छी है और उस पर नॉलेज अच्छा है। यही बात फिजिक्स पे होती है, यही बात उस पर होती है। लेकिन अगर आप सोचे कहीं और ये कॉन्सेप्चुअल ना होने की वजह से, एक तरीके से थ्योरी है आपकी, मतलब कहानियाँ हैं, बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं, बहुत सी खून से भरी कहानियाँ हैं, बहुत सी दर्दनाक कहानियाँ हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये कि कोई भी राजवंश, सारे राजवंश खून से नहाए लाए हुए। खैर, यहाँ पे जो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक होगा, ठीक है। इसने अपने एक घोड़े को पास करने के लिए जो लिपिक था, जो उसका निरीक्षक था, उसको एक स्वर्ण मुद्रा रिश्वत के रूप में दी थी। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर जकात हटा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया, सिकंदर लोदी हो गया। जकात क्या होता था? देखिए, जैसे चार प्रकार के उस समय कर लगते थे। चार प्रकार के कर कौन से हुए थे? एक तो जजिया हो गया, ठीक है। सेकंड क्या हो गया? जकात हो गया, खराज हो गया, ठीक। और चौथा हो गया खुम्स हो गया। मुख्य रूप से ये चार प्रकार के ही जो कर लगते थे, जो मुख्य रूप से लगते थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे खुम्स क्या हुआ था? टूट पर लगता था। खराज क्या था? जो हिंदू जमींदार थे, जो हिंदू कह सकते हैं, जो अ, हिंदू लोगों पे लगता था, कह सकते हैं, ठीक है। जकात क्या था? मुस्लिम लोगों पे लगता था, राजस्व कर, ठीक है, मुस्लिम लोगों पे राजस्व। और हिंदू लोगों पे राजस्व, ठीक है। जजिया कर क्या लगता था? हिंदू लोगों पे धार्मिक कर प्रकार का था। और इसके अलावा एक और
जकात, नहीं नहीं नहीं, जकात राजस्व का नहीं था, नहीं नहीं, जकात जो था हिंद मुस्लिमों को भी लगने, मुस्लिमों पे लगने वाला एक प्रकार से धार्मिक कर हुआ करता था। इसके अलावा उसर एक प्रकार का कर था जो क्या करता था, जो मुस्लिम थे, मुस्लिम पे एक प्रकार का राजस्व एक और कर हुआ करता था, जो मुस्लिम पे राजस्व कर लगाया जाता था, उसको उसर बोलते थे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ क्या था यार, इसका खाद्यान्न पे सिकंदर लोधी। आगे आ जाते हैं। बात हो रही है जो विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम है उसका अनुक्रम बताना है। तैमूर का आक्रमण हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी पर आक्रमण हो गया, तुगरिल का विद्रोह हो गया, बहमनी राज की स्थापना हो गई। बताइए दोस्तों। ऑप्शन तो आपके सामने है कि 1 3 2 4, 3 2 4 1, 1 2 3 4, 4 4 2 3 1। बताइए। तुगरिल। जैसे तुगरिल का विद्रोह अगर हम देखने को मिलता है, तुगरिल का विद्रोह 1279 में, ठीक है, बलबन के समय में। 1279 में बलबन के समय में ये विद्रोह हुआ था। और ये कहाँ का तुगरिल था, जो बंगाल का एक कह सकते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर तुगरिल था, उसी के समय में उसने ये विद्रोह किया था, किसके खिलाफ, बलबन के खिलाफ। ठीक। बहमनी राज की जो स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमद शाह ने की थी, जिसको हम लोग हसन गंगू भी बोलते हैं, जफर खां भी बोलते हैं। किसे ये कब की थी? 1347 में। किसने की थी? जफर खां। और हसन गंगू। और जब ये सुल्तान बोला तो उसने क्या उपाधि ली? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बहमन शाह, बहमन, अलाउद्दीन बहमन शाह। और इसी के नाम पे बहमनी वंश की स्थापना। तैमूर का आक्रमण 1398 में। ठीक है। देवगिरी पे आप आक्रमण 1294 में। क्या दिखता है? 2 3 4 1। 3 2 3 2 4 1। ठीक। और बलबन ने क्या किया था? बलबन ने एक सेनापति थे, शायद मलिक मकदूस करके। ठीक है, एक मलिक मकदूस करके सेनापति थे, उन्होंने तुगरिल बेग, उनकी सहायता से ही बलबन ने ये विद्रोह दबाया था। और जो मलिक मुकद्दिस थे, इन्होंने तुगरिल को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उनका सर कलम कर दिया। तो इसी के उपलक्ष्य में जो बलबन थे, उन्होंने उसको, मलिक मुकद्दस को क्या उपाधि दी थी? तुगरिल कुश की उपाधि थी। क्या उपाधि दी थी दोस्तों? तुगरिल कुश की उपाधि दी गई थी। 36 से जलालुद्दीन खिलजी ने किस संत की हत्या करवाई थी? जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में एक संत की हत्या करवा दी थी। उस संत का नाम क्या था? ये मौला है, सीधी मौला। ठीक है, सीधी मौला। ये है हसन निज़ामी, निज़ामी। ठीक। और अबू नासा उतवी और अबू नासा। बताइए दोस्तों, ये कौन है? सीधी मौला। एक संत की हत्या करवाई थी, कौन थे? सीधी मौला, 1290 में। 37 पे आ जाते हैं। आमिर खुसरो ने देवर रानी तथा खिज्र खां की प्रेम कथा का वर्णन किया है, किसमें? नूह। ठीक है, नूह। सिपेहर। सेकंड है आशिका है। थर्ड है मिफ्ताह फतू है। और फिर चौथा है लैला मजनू। मिफ्ताह मुफते बताया जा क्वेश्चन आया है, उसके बारे में बताया था। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में इसमें विजयों की चर्चा की गई है। आशिका में देवल रानी और खिज्र खां के प्रेम की चर्चा की गई। देवल रानी, यहाँ पे बता दूं, देवल रानी जो गुजरात के राजा थे, गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री थी। ठीक है, देवल रानी। फिर बाद में जो अलाउ और खिज्र खां कौन थे? खिज्र खां कौन थे? खिज्र, हाँ, कौन थे? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन के पुत्र। जब गुजरात, अलाउद्दीन के पुत्र, और इन्हीं के नाम पे चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया गया था। ठीक।
और इन्हीं के नाम पे चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए हक के सर्व कौन सा था? सिंचाई कर था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक को जो 24 प्रकार के कर थे उनको हटा के 4 प्रकार के कर को ही लगाया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और कर लगाया था जिसको हम लोग हक के सर्व बोलते हैं। और ये कर इन्होंने इसलिए भी लगाया था कि फिरोज शाह तुगलक के समय में सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी। इन्होंने कई सारी नगरों का निर्माण कराया था, जिसकी वजह से इन्होंने हक के सर्व नाम का कर लगाया। कितना था उसकी दर? कितनी थी? 1/5, 2/3, 1/10, 1/11। तो दोस्तों इसकी दर कितनी थी? 1/10। 1/10 दर के हिसाब से ये कर लगाया जाता था। वह दिल्ली सुल्तान जिसने चीन के मंगोल सम्राट के यहाँ सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वह कौन था? गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। इसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट। और उस समय चीन का जो मंगोल सम्राट था तिमोन तिमूर करके एक मंगोल सम्राट था, ठीक है। और किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और चीन में उस समय किसका शासन था? तिमोन तिमूर। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो इनके काजी थे उस समय, जो काजी इस समय आए हुए थे इबन बतूता, तो उनको राजदूत बना के इस सम्राट के यहाँ पे भेजा गया था, चीन के सम्राट के यहाँ। आगे आ जाते हैं। 40 किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है या किसी उपचार से ठीक नहीं होगा? सरदर्द ठीक करता है, तो तुरंत बुखार हो जाता है, और बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। किसकी चर्चा किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, फिरोज शाह तुगलक ने कहा। जैसे कि बार बार कह रहा हूँ कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियाँ थी, नीतियाँ उनकी, हालांकि उस दौर के दौरान उसको अगर देखा जाए उसकी नीतियाँ बहुत आगे की सोच वाली नीतियाँ थी। जैसे संकेतिक मुद्रा का उसने प्रचलन कराया, बहुत आगे की सोच थी। और उसने कह सकते हैं कि जो राजधानी परिवर्तन कराया दिल्ली से दौलताबाद, वो भी बहुत अच्छी सोच थी। परंतु उसकी लगभग जितनी 4-5 योजनाएं थी, और राजधानी परिवर्तन हो गया, संकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो गया, इसके अलावा जो गंगा दोआब क्षेत्र में जो वृद्धि थी, ठीक है, उसमें वो भी उसकी फेल हो गई। खुरासान अभियान भी फेल हो गया, कराची अभियान भी फेल हो गया। तो ये बहुत सारे अभियान थे, सारे के सारे फेल हो गए, जिसकी वजह से राजस्व का बहुत का खजाना लगभग खाली हो गया। तो खाली हो गया तो उसने जनता पे बोझ डाला, अत्याचार किए, राजस्व वसूली के लिए किए। और जनता में इसकी जो छवि थी, बहुत ही खराब छवि बन गई थी, जिसकी वजह से लोग इसे गंदे गंदे लेटर लिखा करते थे इसके यहाँ पे, और इसको गालियाँ दिया करते थे लेटर लिख लिख के। और इसको तरीके के, मतलब कह सकते हैं कि प्रताड़ित करते थे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बताइए, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, लेकिन किस्मत का मारा सुल्तान था। सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे डिसेंट, सहिष्णु व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन अगर भाग्य की बात करें, सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में इसकी गिनती भी की जा सकती है। तो उसी ने ये वक्तव्य दिया था। और इसके अंतिम समय में बहुत सारे जो विद्रोह भी प्रारंभ हो गए थे। जब बहुत सारे विद्रोह प्रारंभ हो गए थे, तभी उसने ये वक्तव्य दिया था कि एक चीज़ ठीक करता हूँ तो दूसरी खराब हो जाती, दूसरी करता हूँ तो फिर तीसरी खराब हो जाती। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता था? आरिज मुमालिक, बारिद मुमालिक, दाबिर मुमालिक, काजी मुमालिक। जैसे आरिज मुमालिक कौन होता था? जो दीवान आरिज जो सैन्य विभाग था उसका अधिकारी कहलाता था। और बरीद मुमालिक, जो बरीद जैसे आप लोग बता चुका हूँ कि जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसका जो अध्यक्ष था। लेकिन काजी, आप लोग जानते हैं, न्याय व्यवस्था से संबंधित था, धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित था। लेकिन क्या बस जाता है? दाबिर मुमालिक, ठीक है, ये शाही सचिवालय का कार्य करता था। बलबन एक उत्तम अभिनेता था और दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्र मुग्ध रखता था। यह कथन किसका है दोस्तों? बताइए। ABM हबीबुल्ला, KM निज़ामी, KS लाल और RP त्रिपाठी। दोस्तों इसका जवाब होगा B, KA निज़ामी। आगे आ जाते हैं 43।
बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से किसी एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था। मेवात, जौनपुर, चंदवान और संभल। आप लोग जानते हैं जैसे बहलोल लोदी ने जैसे लोदी साम्राज्य की स्थापना की थी, और इनका जो राज्यत्व सिद्धांत था बंधुत्व के सिद्धांत पे आधारित था। और इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हम लोग देखते हैं 1484 ईस्वी में, 1484 ईस्वी में जो हुसैन शाह सरकी थे, सरकी राजवंश से ताल्लुक रखते थे। और सरकी राजवंश दोस्तों कहाँ था? जौनपुर में। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके उपलक्ष्य में की थी? अपने जो भाई जो भाई थे उल्लू खां या फिर जोना खां कह सकते हैं, या मोहम्मद तुगलक की स्मृति में इन्होंने 1359 में जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है। लेकिन जब तुगलक वंश के सुल्तान थे महमूद। ठीक है। महमूद के समय में जो एक इनके वजीर थे ख्वाजा जहां, महमूद के समय इनके वजीर थे ख्वाजा जहां, जिनको मलिक सरवर भी बोला जाता था। ये क्या थे? ये किन्नर थे। क्या थे? ये किन्नर थे। तो इन्होंने जौनपुर में साम्राज्य की स्थिति को देखते हुए इन्होंने जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक। किसने की थी? ख्वाजा जहां ने। और बहलोल लोदी ने क्या किया? ठीक। बहलोल लोदी ने क्या किया दोस्तों? बहलोल लोदी ने क्या किया? 1484 ईस्वी में, 1484 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी, सरकी वंश के हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ये उनकी मुख्य उपलब्धि थी। ये उनकी मुख्य उपलब्धि थी 1484 में। 44 किसके कहने पे अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय का विचार त्याग दिया और स्वयं को सिकंदर सानी कहा? मतलब मात्र सिकंदर सानी की उपाधि के साथ इन्होंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया। क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी क्या था कि उसने इतनी विजय प्राप्त कर ली थी तो उसके अंदर एक अहंकार सा पनप गया, और उसने सिकंदर महान की तरह विश्व विजेता बनने की ठानी। तो इनके एक मित्र थे, उनके मित्र का नाम क्या था? काजी अलाउल मुल्क। ठीक है। इनके मित्र थे। और ये एक इनके मित्र थे, और काफ़ी अलाउद्दीन खिलजी से इनकी जो गुफ्तगू काफ़ी अच्छी रहती थी, और काफ़ी इनका कहना भी मानते थे। तो आप इनके कहने पर इन्होंने उनकी स्थिति परिस्थितियों को दर्शाया कि उस समय की परिस्थितियां क्या थीं, आज की परिस्थितियां क्या थीं। उस समय ये चीज़ संभव थी, लेकिन आज की परिस्थितियों के अनुसार ये संभव नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी बात को समझा और स्वीकार किया। तो मात्र सिकंदर सानी उपाधि के साथ ही उसको संतुष्ट किया और विचार त्याग दिया। किसके कहने पर? काजी अताउल मुल्क के कहने पर। एक मलिक होते हुए वह खान हो गया, फिर सुल्तान बन गया। ठीक। इसके बारे में चर्चा की जा रही है। इल्तुतमिश के बारे में चर्चा की जा रही है, बलबन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मलिक कफूर के बारे में। एक मलिक होते हुए वो खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं जो नसरुद्दीन महमूद था, नसरुद्दीन महमूद थे जो कह सकते हैं गुलाम वंश के अंतिम शासक के रूप में उनकी गिनती होती है। और एक उन्हीं के समय में ही तबकात नासरी लिखी गई थी। और तबकात नासरी लिखने वाले कौन थे? मिनहाजुद्दीन सिराज। तो उन्हीं के समय में जो गयासुद्दीन बलबन थे, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? नसरुद्दीन महमूद के साथ। तो उसी के समय में इन्होंने मलिक का पद प्राप्त किया। फिर बाद में इनको खान का पद प्राप्त हुआ। उसके बाद ये अंततः ये सुल्तान के पद पर भी बैठे, गयासुद्दीन बलबन। आगे आ जाते हैं। 46 यहा बिन सरहिंदी सैयद वंश के किस शासक का समकालीन था? यहा बिन सरहिंदी जिसने तारीख मुबारक शाही लिखी है, यहा बिन सरहिंदी जिसने तारीख मुबारक शाही लिखी है, किसके समय के शासनकाल से संबंधित था? ऑप्शन आपके सामने: नुसरत शाह, मुबारक शाह, खिज्र खां, मोहम्मद शाह। यहाँ पे ये मुबारक शाह खिलजी की बात नहीं हो रही है। ठीक है। ये सैयद वंश से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों किसके बारे में बात हो रही है? मुबारक शाह सैयद वंश से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, मुबारक शाह खिलजी नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। अरे
चलिए आ जाते हैं 47 पे। कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा 46 ही क्वेश्चन पे ही खत्म हो जा रहा है। आ जा रहे हैं, देखिए। किस शासक ने सर्वप्रथम अकाल ग्रस्त लोगों के लिए सहायता हेतु अकाल संहिता बनाई थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ भी आ जाता है सल्तनत काल में के समय में तो महमूद तुगलक, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। अगर सिंचाई विभाग से संबंधित आ जाता है, सबसे अधिक किसने काम किया था? फिरोज तुगलक ने। और उससे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने काम किया था। लेकिन एग्रीकल्चर की जो विस्तार हो गया और उनके लिए ऋण देने के प्रवृत्ति, ऋण देने की जो ऋण देने की सुविधा प्रदान की गई थी, और पहले से जो ऋण अग्रिम जो ऋण भी दिए जाते थे वो भी सुविधा दी गई थी। ठीक है, किसके समय में? महमूद तुगलक। दीवान अमीर कोही की भी स्थापना इन्होंने की थी विभाग की। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित कौन सा अमीर था? और इस अमीर को कोड़े की सजा इसलिए दी गई थी, जो सुल्तान बलबन दासों के प्रति काफी उदार थे, या फिर दासों पे अत्याचार करने वाले को वो कठोर दंड भी देने का उन्होंने प्रावधान किया था। तो ये क्या हो रहा है यार, ये आज बोर्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। क्या हो रहा है? ठीक। तो सामने ऑप्शन है, पहला हैबत खां हो गया, हैबत खां हो गया, इमामुद्दीन रेहान हो गया, शेर खां हो गया, मलिक बकबक होगा। बताइए दोस्तों आंसर इसका। ठीक है, हैबत खां हो गया, इमामुद्दीन रेहान हो गया, शेर खां हो गया, मलिक बकबक। किसने? सुल्तान बनवन ने ये आदेश दिया था दोस्तों, मलिक बकबक। ठीक है। कहाँ का सूबेदार था मलिक बकबक? कहाँ का सूबेदार था दोस्तों? बदायूं का। बदायूं का सूबेदार था। और ये इसके अलावा इन्होंने क्या था, इसके अलावा एक और था जो दूसरे में देखते हैं। इसके अलावा जो हैबात खां था, हैबत खां, इसको भी कोड़े मारने की सजा दी गई थी। ये कहाँ के इक़्तादार थे? अवध के। अवध के इक़्तादार। कहाँ के इक़्तादार थे दोस्तों? अवध के। इन दोनों को ही सजा दी गई थी, लेकिन पहली सजा मलिक बकबक को मिली थी, उसके बाद हैबत खां को भी इसी प्रकार की सजा दी गई। 49। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कड़ा मानिकपुर का जो गवर्नर था कौन था? अरकली खां था, अलमस बेग था, जोना खां था, मलिक छज्जू। अरकली खां जलालुद्दीन खिलजी के समय 1290 में, ठीक है, विरुद्ध विद्रोह करने वाला कड़ा मानिकपुर का गवर्नर कौन था दोस्तों? कड़ा मानिकपुर का उस समय गवर्नर था मलिक छज्जू। 1290 कब हुआ था? 1290 में। 1290 ईस्वी। 50वें पे आ जाते हैं। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था, एक नगरी क्रांति। महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति थी। यह कथन किसका है? के ए निजामी का है, एम इरफान हबीब की है, की बात हो रही है, आर पी त्रिपाठी है, यूसुफ हुसैन है। भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण। के ए निजामी है, इरफान हबीब है, आर पी त्रिपाठी। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोग फ्री हो जाएंगे। ये, हाँ, इरफान हबीब। ठीक है, ये इरफान हबीब है। ठीक है, इसका जवाब मोहम्मद इरफान हबीब। ठीक है, एम इरफान लिखा हुआ है।
खैर दोस्तों, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मुझे लगा कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया, उसको थोड़ा सा चेक कर रहा था। खैर वो आंसर जो दिया था बिल्कुल ठीक है, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा चेक कर लूँ कि भाई एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। तो बात ये हो जाती है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। और जैसा कि मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर लेक्चर में किसी प्रकार की परेशानी है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, जैसे कि एक भाई ने हमसे आंसर किया था। और अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, तो आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो अपनी जानकारी में उनको शेयर कीजिए, जो इस प्रकार की प्रिपरेशन में है उनको शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन 100% आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे दोस्तों, बहुत ही लाभदायक होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये मूर्ख ये बेकार की बातें मैं बिलीव नहीं करता हूँ दोस्तों। आपकी मेहनत के ऊपर है, और चूंकि आप जिस सेक्टर में सिंगल सब्जेक्ट है, काफ़ी समय से पढ़ रहे होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो 6 6 7 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, यही की सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये कहना है कि मेरा नॉलेज आपसे बेहतर हो सकता है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपका नॉलेज मुझसे बेहतर हो। लेकिन मेरा काम है आपको एक तरीके से प्रैक्टिस कराना, कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं उनको आपके सामने रिप्रेजेंट करना। और एक तरीके से समझिए कि आपको बस एक तरीके से बेहतर प्रैक्टिस मिल जा रही है कम से कम दाम में। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि 99 रुपये में हमसे जुड़ सकते हैं, 99 रुपये में। और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप अपनी जो मेहनत है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, आप लोग सिलेक्शन पाएँ। फ़र्क नहीं पड़ता किसके सहयोग से पाते हैं, दूसरे टीचरों के सहयोग से पाते हैं। और खुद की मेहनत भी आपकी, डेफिनेटली आपकी मेहनत 99% आपकी मेहनत होगी, बाकी 1% दूसरों की मेहनत होगी। और प्रयास जारी रखिए, हताश मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि निराशा आपको तोड़ के रख देती है। और हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको निराश ज़रूर करेंगी, लेकिन बहुत अधिक निराश मत होइए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होगा, और जल्दी ही प्राप्त होगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सभी को जो इस चीज़ की प्रिपरेशन में, अगर आप वाकई में रियली हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसके लिए डिवोटेड हैं, उस चीज़ के लिए जो चीज़ आप चाह रहे हैं, तो 100% कहीं ना कहीं इस स्टेट में नहीं किसी और स्टेट में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। प्रयास जारी रखिए, उसी पे प्रयास जारी रखिए, मन को भटकने मत दीजिएगा यार, इसमें नहीं हो रहा कहीं और चले जाते हैं। जो आपकी लाइन है उसको बिल्कुल पकड़ के चलिए, क्योंकि भटकना बहुत आपको आने वाले समय में मुश्किल में डाल देगा। अपनी लाइन को पकड़ के चलिए, समय लगेगा लेकिन आपका सिलेक्शन अवश्य ही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। मुझे लगता है अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, दूसरे दोस्तों को भेजिए, और हो सके अधिक से अधिक लोगों को लेके आइए। हालांकि पार्टिसिपेटर्स इतने अधिक नहीं हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में अवश्य ही होंगे। खैर, संपर्क करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। मैं बार बार कहता हूँ कि डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट वी हैव, तो देन, और आपके सामने जो कॉन्टैक्ट है उनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है, टेलीग्राम है उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो और हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे अर्जेंटली, इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे जब भी उसको देखेंगे। जैसी क्वारी चाहिए आपको, उसकी क्वारी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और बहुत अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। चलिए, कल फिर मिलेंगे, और दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ एक और पेपर 50 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, और वो भी आने वाले ही क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है।